दोस्तों अब तक जो ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहा था उसे अगर ध्यान से देखा जाए तो वो एक अलग तरह की जंग थी। ये वो जंग थी जिसमें ना सैनिक आमने सामने लड़ रहे थे और ना ही टैंक और फौज एक दूसरे की सीमा में घुसकर लड़ाई कर रही थी। ये पूरी लड़ाई आसमान में हो रही थी। एक तरफ से ड्रोन भेजे जा रहे थे, दूसरी तरफ से मिसाइलें छोड़ी जा रही थी और टीवी पे दिखाया जा रहा था कि हमला हुआ, जवाबी हमला हुआ, फिर एक और हमला हुआ। देखने में सब कुछ बहुत बड़ा खतरनाक लग रहा था, लेकिन असल में ये डायरेक्ट जमीनी जंग नहीं थी। लेकिन अब कहानी बदलने वाली है। अब तक जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ शुरुआत थी। असली मोड़ तब आता है जब लड़ाई जमीन पे उतरती है और अब वही होने की संकेत मिल रहे हैं। खबर ये कह रही है कि अमेरिका सिर्फ अब हवा से हमला करने तक सीमित नहीं रहना चाहता। अब वो अपने सैनिकों को सीधे मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये कोई साधारण सैनिक नहीं है। ये अमेरिका की सबसे तेज और खतरनाक यूनिट में से एक है, जिसे दुनिया के किसी भी हिस्से में बहुत कम समय में भेजा जा सकता है। इनका काम होता है दुश्मन के इलाके में अचानक उतरना, वहां कब्जा जमाना और बाकी सेना के लिए रास्ता साफ करना। इन सैनिकों को खास तौर पे ऐसे ही खतरनाक परिस्थितियों के लिए तैयार किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका को ये कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो अमेरिका लगातार दावा करता रहा है कि उसने ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया है। मिसाइल अटैक हुए, ड्रोन स्ट्राइक हुए और कई ठिकानों का निशाना बनाया गया। ऊपर से बयान ये दिए गए कि ईरान कमजोर पड़ चुका है और उसकी ताकत टूट रही है। लेकिन असलियत इससे थोड़ी अलग है। जंग सिर्फ बम गिराने से नहीं जीती जाती है, जंग उस चीज से जीती जाती है जो ज्यादा असर डालती है। और इस पूरे खेल में वो चीज है एक छोटा सा समुद्री रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये जगह देखने में छोटी है, सिर्फ करीब 33 किलोमीटर चौड़ी, लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। हर दिन लाखों बैरल तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यह रास्ता बंद हो जाए या इस पर किसी एक देश का पूरा कंट्रोल हो जाए तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। यहीं पे ईरान की असली ताकत सामने आती है। भले ही उस पे मिसाइलें गिर रही हो, भले ही उसके कई ठिकाने नुकसान झेल चुके हो, लेकिन जब तक ये रास्ता उसके कंट्रोल में है तब तक उसके पास दुनिया को प्रभावित करने की ताकत बनी हुई है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भले ही खिलाड़ी घायल हो गया हो, लेकिन उसके हाथ में अभी भी मैच जीतने वाली आखिरी कार्ड है। अमेरिका की सबसे बड़ी परेशानी भी यही है। जब तक ये समुद्री रास्ता ईरान के नियंत्रण में रहेगा तब तक ये दुनिया के तेल के दामों में स्थिर नहीं हो पाएंगे। ग्लोबल मार्केट में अस्थिरता बनी रहेगी और इसका असर हर देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। यही वजह है कि अमेरिका अब सिर्फ हवा में लड़ाई लड़कर संतुष्ट नहीं है, वो इस समस्या को जड़ से खत्म करना चाहता है। इसी कारण अमेरिका के रणनीति में बदलाव दिखाई दे रहा है। पहले सिर्फ दूर से हमले हो रहे थे, लेकिन अब सीधा कब्जा करने की बात हो रही है। इसका मतलब साफ है कि अब जोखिम भी बढ़ेगा, क्योंकि जब सैनिक जमीन पे उतरते हैं तो नुकसान की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। इतिहास भी यही बताता है कि जब भी अमेरिका ने जमीन पे अपने सैनिक उतारे हैं उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हवा में लड़ाई लड़ना अलग बात है, लेकिन जमीन पे लड़ाई का मतलब होता है सीधा आमना सामना, जहां हर कदम पे खतरा होता है। इस समय जो स्थिति बन रही है उसमें एक तरफ अमेरिका है जो इस रास्ते को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है और दूसरी तरफ ईरान है जो इसे अपने सबसे बड़ी ताकत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगर अमेरिका अपने सैनिकों को जमीन पे उतारता है तो ये जंग एक नए स्तर पे पहुंच जाएगी। ये सिर्फ मिसाइल और ड्रोन की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि एक लंबी और कठिन जमीनी लड़ाई में बदल सकती है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद इतना तो साफ है कि अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौती अभी बाकी है और आने वाले समय में ये जंग किस दिशा में जाएगी ये पूरी दुनिया के लिए बहुत मायने रखती है। दोस्तों अब तक आपने समझ लिया कि इस पूरी लड़ाई का केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता है जिसे कोई भी ताकत आकर कब्जा कर सकती है तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। असलियत ये है कि ईरान इस पूरे इलाके को एक साधारण रास्ता नहीं रहने दिया है, बल्कि इसे एक ऐसे जाल में बदल दिया है जहां बिना उसके मर्जी के कोई भी बड़ी ताकत आसानी से घुस ही नहीं सकती, बल्कि उसके आसपास की हर जमीन, हर छोटा बड़ा द्वीप और हर रणनीति जगह को अपने सैन्य सिस्टम का
हिस्सा बना लिया। ये सब मिलकर एक ऐसी सुरक्षा परत बनाते हैं जिसे तोड़ना आसान नहीं है। इस पूरे सिस्टम को अगर एक उदाहरण से समझे तो इसे ऐसे मान सकते हैं जैसे किसी किले के चारों तरफ मजबूत दीवारें और चौकियां बनी हो। हर दिशा से आने वाले दुश्मन पे नजर रखी जाती हो और जैसे ही कोई खतरा नजर आए तुरंत जवाब दिया जाए। ईरान ने इसी सोच के साथ इस इलाके में कई महत्वपूर्ण द्वीपों को अपने नियंत्रण में रखा है। ये द्वीप एक सीधी लाइन में नहीं है बल्कि ऐसे फैले हुए हैं कि मिलकर एक घेरा बना लेते हैं। इस घेरे के सैन्य भाषा में आर्क डिफेंस कहा जाता है, यानी धनुष की आकार की सुरक्षा। इन द्वीपों में आबू मूसा, ग्रेटर टूनब, लेजर टूनब, केसम, लड़ाक, हुमांग और हॉर्मुज जैसे स्थान शामिल है। ये नाम भले ही सुनने में अजीब लगे लेकिन इनकी रणनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है। इन सभी को जोड़कर देखें तो ये पूरी समुद्री रास्ते को कवर कर लेती है। अब सबसे जरूरी बात ये है कि इन द्वीपों पे सिर्फ सैनिक ही नहीं बैठे हैं, यहाँ पे मिसाइल सिस्टम तैनात है, रडार लगे हुए हैं, ड्रोन ऑपरेशन चल रहे हैं और समुद्र में माइंस भी बिछाई जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दुश्मन जहाज के रास्ते से गुजरने की कोशिश करता है तो उस पे एक साथ कई दिशाओं से हमला हो सकते हैं। इस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है IRGC। ये ईरान की सबसे खास और ताकतवर सैन्य इकाई है। इसे आप ईरान की स्पेशल फोर्स भी कह सकते हैं, लेकिन इसका नाम सिर्फ लड़ाई तक सीमित नहीं है। ये रणनीति बनाता है, ऑपरेशन चलाता है और पूरे इलाके को एक साथ कंट्रोल करता है। IRGC इन द्वीपों को अनसिकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहता है। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी अस्थायी ठिकाने हैं जिसे समुद्र में मौजूद जहाजों की तरह डुबाया नहीं जा सकता। ये हमेशा वही रहेंगे और हमेशा सक्रिय रहेंगे। इन द्वीपों से ईरान की कई तरह सैन्य गतिविधियां चल सकता है। वह ड्रोन लॉन्च कर सकता है, मिसाइलें दाग सकता है, छोटे छोटे तेज बोट्स भेज सकता है और समुद्र में बाधाएं खड़ी कर सकता है। ये सब मिलकर उस पूरे इलाके को एक नो गो जोन बना देता है जहां बिना जोखिम के कोई भी सेना प्रवेश नहीं कर सकती। अब इस पूरे सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है खर्ग आइसलैंड। ये सिर्फ एक द्वीप नहीं है बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन है। यहाँ से देश का लगभग 90% तेल निर्यात होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ये जगह सुरक्षित है तो ईरान आर्थिक रूप से मजबूत बना रह सकता है। अगर अमेरिका इस इलाके पर नियंत्रण चाहता है तो उसे सिर्फ समुद्र में जहाज भेजकर काम नहीं चलेगा, उसे इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना पड़ेगा जिसमें हर द्वीप एक चुनौती बनकर सामने आएगा। अब जरा सोचिए कि अमेरिका यहाँ पहुँचेगा कैसे। अगर वो समुद्र के रास्ते आता है तो उसे उसी स्ट्रेट से गुजरना पड़ेगा जहाँ ईरान की सबसे ज्यादा ताकत तैनात है। अगर वह हवा के रास्ते सैनिक उतारता है तो वो नीचे आते समय ही मिसाइलों की निशाना बन सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे जमीन हो या समुद्र हो या आसमान, हर रास्ता खतरे से भरा हुआ है। यही वजह है कि ये ऑपरेशन सिर्फ एक साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं होगी बल्कि एक बहुत बड़ा, जटिल और खतरनाक मिशन बन जाएगा। अगर अमेरिका किसी तरह इन द्वीपों पे कब्जा कर भी लेता है तो असली चुनौती उसके बाद शुरू होगी। वहाँ सैनिकों को टिका कर रखना और पूरे इलाके को कंट्रोल में रखना बहुत कठिन होगा। ईरान लगातार ड्रोन, मिसाइल और छोटे हमलों के जरिए दबाव बनाए रख सकता है। इस पूरे सिस्टम को देखकर ये साफ हो जाता है कि ईरान सिर्फ बचाव नहीं कर रहा बल्कि उसने पहले से ही एक ऐसा जाल तैयार कर रखा है जिसमें कोई भी ताकत फंस सकती है। ये जाल जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। दोस्तों, अब तक आपने इस पूरी स्थिति को अलग अलग एंगल से समझ लिया है। एक तरफ अमेरिका है जो दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति माना जाता है और दूसरी तरफ ईरान है जो भले ही उतना आधुनिक ना दिखे लेकिन अपने इलाके, अपनी रणनीति और अपनी तैयारी के दम पे खड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि अगर ये जंग जमीन तक पहुंचती है तो आखिर इसका नतीजा क्या हो सकता है। सबसे पहले अमेरिका की ताकत को समझना जरूरी है। अमेरिका की सेना तकनीकी के मामले में दुनिया में सबसे आगे माने जाती है। उसके पास एडवांस फाइटर जेट्स है, सटीक मिसाइल सिस्टम है और ऐसी निगरानी तकनीक है जिससे वह दुश्मन की गतिविधियों को बहुत पहले ही पकड़ सकता है। जब अमेरिका हवा से हमला करता है तो वो काफी हद तक सुरक्षित रहते हुए सामने वाले देश को भारी नुकसान पहुंचाता है। यही वजह है कि अब तक की लड़ाई में अमेरिका ने दूरी बनाकर रखी और ड्रोन, मिसाइल के जरिए हमला किया। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है जब किसी देश को जमीन पर जाकर लड़ना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ तकनीकी काम नहीं आती है बल्कि धैर्य, स्थानीय जानकारी, भूगोल और लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया है कि जो ताकत हवा में बहुत मजबूत होती है वही जमीन पे संघर्ष में उलझ जाती है। अमेरिका के पिछले युद्धों को देखें तो एक
पैटर्न साफ दिखाई देता है। कोरिया में लड़ाई अधूरी रह गई, वियतनाम में उसे भारी नुकसान के बाद पीछे हटना पड़ा, इराक में लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा और अफगानिस्तान में 2 दशक बिताने के बाद भी अंत में उसे वापसी करनी पड़ी। इन सभी उदाहरणों से एक बात समझ में आता है कि जमीन की लड़ाई जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। अब अगर ईरान की बात करें तो ये उन देशों से काफी अलग है जहां अमेरिका पहले लड़ चुका है। सबसे पहली बात इसका आकार। ईरान एक बहुत बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल इतना अधिक है कि किसी भी सेना के लिए उसे पूरा तरह से कंट्रोल करना बेहद कठिन हो जाता है। इसके अलावा यहाँ की जनसंख्या भी बड़ी है और लोगों में अपने देश के प्रति मजबूत जुड़ाव भी है। जब किसी देश पे बाहरी हमला होता है तो वहाँ के लोग अपने अंदर के मतभेद भूलकर एकजुट हो जाते हैं। ईरान के मामले में ये भी एक संभावना है, जो लोग सरकार से असहमत हो सकते हैं वो भी देश की रक्षा के लिए एक साथ खड़े हो सकते हैं। इससे किसी भी बाहरी सेना के लिए स्थिति और कठिन हो जाती है। सैन्य क्षमता की बात करें तो ईरान पूरी तरह कमजोर नहीं है। उसके पास बड़ी संख्या में सक्रिय सैनिक है जो एक्टिव है। साथ ही वह बैलिस्टिक मिसाइल तकनीकी में भी काफी आगे बढ़ चुका है। उसके पास ऐसे हथियार है जो दूर तक हमला कर सकते हैं और दुश्मन के ठिकानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा ड्रोन तकनीकी में भी उसने खुद को मजबूत किया है, जिससे वह लगातार निगरानी और छोटे छोटे हमले कर सकता है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसकी जमीन। वहाँ के पहाड़ी इलाके, संकरी घाटियां और बड़े शहर किसी भी बाहरी सेना के लिए चुनौती बन सकते हैं। अगर कोई सेना वहाँ प्रवेश करती है तो उसे हर मोड़ पे खतरा हो सकता है। ऐसे इलाकों में पारंपरिक युद्ध के साथ साथ गुलीरिया युद्ध भी शुरू हो जाता है, जिसमें छोटे छोटे समूह छिपकर हमला करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इससे बड़ी सेना को लगातार दबाव में रहना पड़ता है। इसके अलावा ईरान अकेला नहीं है, उसके पास क्षेत्र में ऐसे सहयोगी है जो जरूरत पड़ने पे उसकी मदद कर सकता है। अगर ये संघर्ष बढ़ता है तो ये समूह भी सक्रिय हो सकते हैं और जंग का दायरा और बड़ा हो सकता है। इससे ये सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं रहेगी बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल सकती है। अब इस पूरी स्थिति का सबसे बड़ा असर दुनिया पे पड़ेगा। तेल की सप्लाई इस क्षेत्र से गुजरती है और अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती है। सीधा असर आम लोगों तक पहुँचेगा क्योंकि पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें भी बढ़ेगी। दुनिया की अर्थव्यवस्था पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है और अगर ये जंग लंबी चलती है तो ये स्थिति और खराब हो सकती है। व्यापार प्रभावित होगा, सप्लाई चेन टूट सकती है और कई देशों का आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। अब बात आती है कि आगे क्या हो सकता है। इस समय दोनों पक्ष एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां से 2 रास्ते निकलते हैं। पहला रास्ता बातचीत का है। अगर दोनों पक्ष साझेदारी से काम लेते हैं और किसी समझौते पे पहुंचते हैं तो इस तनाव को कम किया जा सकता है। इससे जंग को रोका जा सकता है और स्थिति को नियंत्रण किया जा सकता है। दूसरा रास्ता है सैन्य कार्रवाई का, जिसमें अमेरिका जमीन पे उतरने का फैसला कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये जंग एक नए स्तर पे पहुंच जाएगी। ये सिर्फ कुछ दिनों या हफ्तों की लड़ाई नहीं होगी बल्कि लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष बन सकती है। इनमें दोनों पक्षों का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर ये जंग लंबी चलती है तो इसका असर सिर्फ सैन्य स्तर तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। कई देश इस स्थिति में अपनी भूमिका तय करेंगे और इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी असर पड़ेगा। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि ये स्थिति बेहद संवेदनशील है। यहाँ हर फैसला बहुत सोच समझकर लिया जा रहा है क्योंकि एक गलत कदम पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं है बल्कि रणनीति, धैर्य और सही समय का सही निर्णय लेने की भी है। इस पूरे संघर्ष में कोई भी पक्ष पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। दोनों के पास अपनी अपनी ताकतें हैं और अपनी अपनी कमजोरियां भी है। यही वजह है कि इसका नतीजा अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो भी होगा वो सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। दोस्तों, अब तक आपने पूरा मामला समझ लिया होगा कि ये सिर्फ एक जंग नहीं है, ये पूरी दुनिया के भविष्य का सवाल बन चुका है। एक तरफ ताकत है, दूसरी तरफ रणनीति है और बीच में फंसी हुई है पूरी दुनिया। आने वाले कुछ दिन बहुत बड़े होने वाले हैं क्योंकि फैसला होगा कि ये मामला बातचीत से सुलझेगा या फिर दुनिया एक और बड़ी जंग की तरफ बढ़ेगी। अगर आपको ये पूरा विश्लेषण आसान भाषा में समझ आया, अगर आपको लगा कि यहाँ आपको बिना घुमाए फिराए असली बात बताई जाती है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही इस जंग में अगला बड़ा अपडेट आएगा सबसे पहले और सबसे आसान तरीके में आपको यही समझाया जाएगा। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना आपके हिसाब से कौन भारी पड़ेगा, अमेरिका या ईरान। और हाँ, ऐसे ही आसान और दमदार
वार एक्सप्लेनर के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी दूसरे अपडेट के साथ दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।